हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षानामा में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं एससीईआरटी बिहार बोर्ड की जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है क्लास 6 की, उसको मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहा हूँ। जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उन्हीं को लिया जा रहा है। जो आपको आगामी जो परीक्षा है टीआरई 4.0, और साथ ही साथ अगर आप अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इतिहास का आपका वेटेज पता ही है कितना महत्वपूर्ण रहता है, तो आपको बेसिक जानकारी तो पता होनी चाहिए। तो उसमें भी आपको काम करेगा। साथ ही साथ अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इक्वल बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा 6 चैप्टर है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 है जीवन के विभिन्न आयाम। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नीचे मेंशन किया गया। तो पहला पॉइंट है अपना कि वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जबकि अथर्ववेद को सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है वैदिक साहित्य दो श्रेणियों में विभक्त है। पूर्व वैदिक या जिसे उत्तर वैदिक सॉरी ऋग्वैदिक साहित्य भी कहते हैं, तथा उत्तर वैदिक साहित्य। ठीक है, पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत किसे रखा गया? तो ऋग्वेद को रखा गया है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत अन्य शेष 3 जो वेद हैं ऋग्वेद को छोड़ के, यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको तो रखा ही गया है, जब साथ ही साथ ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को भी रखा गया है। ठीक है, पूर्व वैदिक साहित्य में केवल ऋग्वेद को रखा गया है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत 3 वेद और साथ में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को रखा गया है। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला है ऋग्वैदिक युग जिसका कालखंड है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक युग जिसका कालखंड कब से कब तक माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे। मतलब ठीक है, जैसे जो गुरु होते थे, ऋषि महर्षि होते थे, वो अपने शिष्यों को मौखिक रूप से विद्या देते थे, क्योंकि संभवतः उस समय लेखन कला का प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो जिसके वजह से एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो वेद थे, मंत्र थे, वो मौखिक रूप से ही जाते थे। ठीक है, वेद को श्रुति अर्थात सुना हुआ भी कहते हैं। ठीक है, वेद को श्रुति यानी कि जब वेद को मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा, तो मौखिक रूप से क्या होता है? बोल के ही तो पहुंचाया जाता है, उसी को श्रुति बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सुना हुआ। अगला पॉइंट है वेद की भाषा को प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग स्वयं को आर्य कहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है आर्य के विरोधी दास एवं दस्यु के बारे में कहा गया है कि ये वे जो थे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा नहीं रखते थे। ठीक है, तथा यज्ञ तथा यज्ञ करने वाले थे। भारोपीय भाषा वर्ग में क्या है कि संस्कृत भाषा भारतीय यानी भारत, यहाँ पे भारोपीय होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे आपका होगा भारोपीय। ठीक है, यानी भारत और यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। भारत की अनेक भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, जिसे यूनानी भी कहते हैं, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। यानी ये जितनी भी भाषाएं हैं वो कहाँ से जुड़ी हैं? तो भारोपीय भाषा से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके कई शब्द एक जैसे हैं। जैसे मातृ को संस्कृत में बोला जाता है, वैसे ही हिंदी में माँ बोला जाता है,
अंग्रेजी में मदर बोला जाता है और जर्मनी में मैटर बोला जाता है। तो मतलब इनका जो शब्द रचना है कहा जाए तो एक जैसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु। ठीक है, यह आपको शब्द बहुत बार देखने को मिलेगा। तो सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे वर्तमान में हम पंजाब, जो भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि आर्यों का जो फैलाव यानी जो विस्तार था उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। ठीक है, और सप्त सिंधु क्या है, तो सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियाँ। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो पहला है सतलज, दूसरा है ब्यास, तीसरा है झेलम, चौथा है चिनाब और पांचवा है रावी। ठीक है, तथा सरस्वती नदियों का क्षेत्र था, माने इन नदियों का जो क्षेत्र है उसे ही सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था, जिसमें क्या था, जो आर्यों का निवास स्थल था। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ही आर्य विस्तृत यानी फैले हुए थे। अगला पॉइंट है ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि उनके पास अधिक गाय थी। ठीक है, गाय चूंकि उस समय जिसके पास जितनी अधिक गाय थी उनको उतना ही अधिक धनवान व्यक्ति माना जाता था, वह अधिक धनी माने जाते थे। यानी जिनके पास जितना अधिक गाय था वो क्या थे, उतना ही अधिक धन माने जाते थे, तथा गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। ठीक है, गौ रक्षा करने के लिए एक सरदार यानी राजन का चुनाव किया जाता था। ठीक है, गौधन रक्षा के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक काल का राजन एक कबीले के मुखिया से अधिक कुछ नहीं था। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में राजन होता था वो केवल मुखिया होता था। ठीक है, वो राजा की हैसियत से नहीं रहता था, बस वो मुखिया था जो कबीले का मुखिया होता था। अगला पॉइंट है अपना ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदत जो थी वो आम लोगों की संस्था थी, उसका ज्यादा महत्व था। प्रारंभ में तो इसी का महत्व था, मगर जैसे समय बीतता गया इसका महत्व कम होता गया। ठीक है, जिससे आगे हम अभी देखेंगे। कुछ समय पश्चात इसका महत्व कम हो गया और सभा और समिति ने इसका स्थान ले लिया। ठीक है, विदत का स्थान किसने ले लिया, तो सभा और समिति, ये दो जो संस्थाएं बनी ये विदत का स्थान ले ली। ठीक है, सभा क्या था, तो सभा जो था वो विशिष्ट लोगों का था, इसमें केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे। इस सभा जो संस्था थी उसमें जो अगर कहा जाए तो जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होते थे वही केवल इसमें सम्मिलित होते थे, जबकि समिति क्या था, वो आम लोगों की संस्था थी। ठीक है, ये दोनों जो आपका 3 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है सभा और समिति की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। जो मुखिया होता था उसे भाग लेना अनिवार्य था। इन संस्थाओं में महिलाएं भी भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। ठीक है, अगला पॉइंट है राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। ठीक है, अगला पॉइंट है वे जौ, जिसे हम यौ के भी नाम से जानते हैं, कि खेती करते थे। ऋग्वेद में एक अनाज यानी यौ का उल्लेख पाया गया है, जिसकी पहचान जौ के रूप में की जाती है। ठीक है, ये बात हमने पिछले के चैप्टरों में भी देखा है। अगला पॉइंट है प्रमुख जो ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे उसमें सबसे पहले कौन आते हैं, तो इंद्र आते हैं। इंद्र कौन थे, तो ये युद्ध के देवता माने जाते थे। दूसरे, ठीक है, पहले थे, दूसरे कौन है, अग्नि है, ये थे आग के देवता। ठीक है, तीसरे कौन है, सोम, एक सोम देवता थे, जो एक पौधा होता है जिससे एक प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता था। तो ये भी, इनको भी एक देवता की उपाधि मिली हुई थी। ठीक, इन्हें भी एक देवता माना जाता था। अगला पॉइंट है जब भारत जो जो आर्य थे वो भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में क्या थे, विभाजित थे। ठीक है, कौन कौन से वर्ग थे, तो योद्धा थे, पुरोहित और साधारण लोग थे। ठीक है, ऋग्वेद में पुरुषुक में ब्राह्मण, राजन, क्षत्रिय एवं वैश्य तथा शूद्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, पुरुषुक्त और ऋग्वेद के पुरुषुक्त, ऋग्वेद में जो मंडल है तो उसमें एक मंडल है उसमें पुरुषुक्त का वर्णन किया गया है। ठीक है,
अगला पॉइंट है ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी थी। ठीक है, अभी ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था पर स्थापित नहीं थी, ये उत्तर वैदिक काल तक देखने को मिलती है हमें। अगर यहाँ से उत्तर वैदिक काल के टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप पहला टॉपिक है हमारा, उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती करना अपना मुख्य पेशा बना लिया था। ठीक है, वैदिक काल में क्या था, तो पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, कृषि हो गया। तो इस अंतर को आपको स्पष्ट रखना है। ठीक है, कि किस ऋग्वैदिक काल में क्या इंपॉर्टेंस था, उत्तर वैदिक काल में क्या इंपॉर्टेंस था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तरी भारत में लौह युग का प्रारंभ हुआ, यानी कि लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे से लोग अब क्या करने लगे थे, खेती वगैरह में काफ़ी आसानी हो गई थी। अगला पॉइंट है लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में कुछ युद्ध के अस्त्रों के लिए, फिर धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों के लिए होने लगा। ठीक, लोहे का ज्ञान होने से समाज में काफ़ी बदलाव आया। युद्ध के लिए उसे अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। साथ ही साथ भूमि को अगर कहा जाए तो जोतने के लिए उससे काफ़ी यानी जो मृदा थी, मिट्टी थी, कठोर थी, उसको नरम बनाने में काफ़ी योगदान उसका हुआ। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हम उत्तर वैदिक काल के लोग कच्चे मकानों में रहते थे, जिनकी छत फूस और सरकंडों की बनी होती थी। यानी कि उत्तर वैदिक काल के लोग कच्चे मकानों में रहते थे, यानी वो पक्के मकानों में नहीं रहते थे। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर वैदिक काल के लोग पक्के मकानों में रहते थे और पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। ठीक है, क्योंकि अब कृषि उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो गया था, लोग कृषि कार्य से जुड़ गए थे, तो उन्होंने अस्थायी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया था। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले यानी जन एक दूसरे में विलीन होकर बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। यानी दो दो या दो से अधिक कबीले जो थे या जन थे, वो मिलकर एक बड़े जनपद का निर्माण कर रहे थे। जैसे पुरु कबीला था और एक भरत कबीला था, ये दोनों मिलकर कौन सा कबीला बन गए, कुरु कबीला बन गया, कुरु जनपद बन गए। ठीक है, इसको साफ कर, ठीक है। भारत और जो थे पूर्व मिलकर कुरु जनपद में बदल गए। साथ ही साथ जो दुर्वश कबीला था, त्रिवी कबीला था, एक मिलकर क्या बन गया, पांचाल कबीला बन गया, यानी पांचाल जनपद बन गया। इसमें एक अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, उसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता था, इसमें एक जो घोड़ा होता था राजा का, तो लोगों के देख रेख में स्वतंत्र रूप से उसे छोड़ दिया जाता था। ठीक है, यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था, यानी उसे उस घोड़े को अपने साम्राज्य या जो भी उसका राज्य था उसके अंतर्गत तो घोड़ा पहुंच जाता था, तो अगर राजा उस घोड़े को रोक लेता था तो यह करने वाले राजा के साथ उसे युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र से घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध जो राजा कर रहा है वो उस राजा से अधिक शक्तिशाली है। अर्थात अगर साधारण शब्दों में समझा जाए, अगर कोई राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और उसने अपने घोड़े को छोड़ा है, तो अगर दूसरा राज्य अगर उसको अपने राज्य से जाने देता है तो ये इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था। अगर ये इसको रोक लेता है तो ये राजा से युद्ध करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, अगला पॉइंट है राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा और समिति जो विधत का रूप स्थान ग्रहण कर लिए थे। जैसे सामुदायिक संस्था कमजोर पड़ने लगी थी, अर्थात ये भी जो संस्था थी अब ये कमजोर पड़ने लगी थी और धीरे धीरे राजा की परामर्श देने वाली संस्था बन गई। अर्थात अब राजा शक्तिशाली होने लगा था।
और सभा समिति अपना अस्तित्व खो रही थी। ठीक है, अब ये मात्र एक परामर्श देने वाली संस्था के रूप में कार्य करने लगी थी। अगला पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि, बलि एक प्रकार का कर होता था। इसको ऐसे जो एक सेकंड, ठीक है, ये जो बलि होता था, ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला जो नजराना या उपहार होता था, वो क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर में बदल गया। ठीक है, यानी जो लोग थे, साधारण लोग थे, वो वैदिक काल में जो बलि देते थे राजा को, यानी जो नजराना देते थे, उपहार देते थे, जो अनिवार्य नहीं होता था, ठीक है, अब वो क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में उसको अनिवार्य कर के रूप में बना दिया गया, या अर्थात अब आपको देना ही देना है राजा को। ठीक है, अगला पॉइंट है पुरोहित। पुरोहित क्या होते हैं, तो जो याज्ञिक यानी जो यज्ञ से संबंधित क्रियाओं और अनुष्ठानों को करते थे, वो लोग क्या कहलाते थे, पुरोहित कहलाते थे। ठीक है, और अगला पॉइंट है, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, अर्थात उत्तर वैदिक काल में ही हमें वर्ण व्यवस्था का प्रमाण देखने को मिलता है संभवतः, तो जिसे वर्ण कहते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित हो गए थे। तो जिसमें पहला कौन थे, ब्राह्मण थे, दूसरा कौन थे, क्षत्रिय, तीसरा कौन थे, वैश्य, और चौथे कौन आते थे, शूद्र। तो ब्राह्मण का क्या काम होता था, इनका काम था वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ कराना। ठीक है, बदले में इनको क्या मिलता था, उपहार मिलता था। क्षत्रिय का क्या काम था, ये युद्ध करते थे और अपने लोगों की रक्षा करते थे। ठीक है, यानी ये क्षत्रिय जो होते थे मुख्यतः राजा होते थे, और राजा का क्या काम था, वो अपने प्रजा की सुरक्षा करे। अगर कोई शत्रु देश उनके राज्य पर आक्रमण करता है तो उससे युद्ध करें और अपने प्रजा को सुरक्षित रखें, ये राजा का मुख्य काम होता था। वैश्य यानी जो व्यापारी होते थे, उनका क्या काम था, वो कृषि कृषि करते थे, पशुपालन का काम करते थे और व्यापारी करते थे। ठीक है, शूद्र जी ने सबसे निचले स्तर पर रखा गया था, इनका जो काम था वो जो ऊपर के तीनों वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की ये सेवा करते थे। ठीक है, प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। एक अब उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति में उसमें गिरावट देखने को मिलती है, जबकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वो यज्ञों में क्या होती थी, शामिल होती थी, पाठों का जो पाठ पढ़ा जाता था यानी जो श्लोक पढ़े जाते उनको सुन सकती थी। ठीक है, अपने पति के साथ वो यज्ञ में शामिल हो सकती थी। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति को हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में गिरावट आती है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट है, क्षत्रिय में बस दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था, अर्थात जो क्षत्रिय थे और वैश्य थे ये तो यज्ञ कर सकते थे, जबकि शूद्र नहीं कर सकता था। ठीक है, शूद्र को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। अगला पॉइंट है, पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करते थे तथा देवताओं को प्रसन्न करते थे। यानी जो ब्राह्मण होते थे, पुरोहित जो होते थे, यजुर्वेद में जो विधि बताई गई है उसके अनुसार वो क्या करते थे, यज्ञ को कराते थे। ठीक है, सॉरी, अगला पॉइंट है, वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ लिया इसको। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करा दिया जाता था, यानी उन्हें याद करा दिया जाता था। वेदों के अलावा गणित, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रखा जाता था, मतलब उन्हें रहना पड़ता था गुरु के वहां। अगला पॉइंट है कि आमोद धर्म ऋषि के शिष्य का नाम क्या था, आरुणि था। यही बड़े होकर क्या हुआ, उदालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अगला पॉइंट है, इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य के घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती है। ठीक है, इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले, यानी 1600 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक लोग रहते थे, जो वैदिक आर्यों के समकालीन थे। यहाँ एक मनुष्य को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट है कि जो जैसे वेद है, वो वेदों की संख्या क्या है, 4 है। ब्राह्मण कितने हैं, 9 है। आरण्यक के कितने हैं, 6 हैं। प्रारंभिक उपनिषद कितने हैं, तो 13 है। अगर कुल उपनिषद पूछे आपसे तो 108 है। ये कुछ एडिशनल पॉइंट है जिसे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।